अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज हमारा 15th लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च एथिक्स। रिसर्च की अखलाकियात क्या हैं। एक रिसर्चर चाहे वो क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा है या क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा है या जिस भी किसी रिसर्च पैराडाइम को वो फॉलो कर रहा है या उसकी जो भी रिसर्च फिलोसॉफिकल अजम्पशंस हैं, उसको कुछ एथिक्स को फॉलो करना है, कुछ अखलाकियात को फॉलो करना है। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर को देखें, 14th लेक्चर में हमने डिस्पोजिशनल और सिचुएशनल फैक्टर्स की बात की थी और ये हमने बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सपेक्टिव में कहा था आपको। डिस्पोजिशनल फैक्टर्स बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स हैं और इंडिविजुअल्स के लिए ये वो हैं जो हर इंडिविजुअल के अपने अंदर मौजूद हैं, जैसे उसकी पर्सनैलिटी है या उसके स्पिरिट है या उसका करेक्टर है या उसका साइकोलॉजिकल कैपिटल है। और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये वो फैक्टर्स होते हैं, डिस्पोजिशनल फैक्टर्स, जो कि उसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि उसके अपने फैक्टर्स हैं बेसिकली, जैसे उसके एम्प्लॉइज हैं, रिवॉर्ड सिस्टम है, प्रमोशन सिस्टम है, पॉलिसी है, शेड्यूल ऑफ अथॉरिटी एटसेट्रा। हमने इसके साथ आपको सिचुएशनल फैक्टर्स बताए थे कि सिचुएशनल फैक्टर्स वो हैं जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या एक्सटर्नली एग्जिस्ट करते हैं। उसके अपने फैक्टर्स नहीं है लेकिन वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अब हम अपने आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। आज हमारा 15th लेक्चर है रिसर्च एथिक्स के हवाले से। When conducting research on human subjects, researcher need to minimize harm and risks। ये क्यों ज़रूरी है? हार्म एंड रिस्क, इसको कम करना है रिसर्चर ने और उसके बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। बट किस लिए मैक्सिमाइज करना है और किस लिए हार्म और रिस्क को कम करना है? नॉट फॉर पर्सनल बट फॉर सोसाइटी। उसे सोसाइटी को सर्व करना है बेसिकली। उसने दुनिया के बॉडी ऑफ नॉलेज में ऐड करना है कि दुनिया की इस बॉडी ऑफ नॉलेज में ये चीज़ ऐड करने से सोसाइटी इस तरह से मज़ीद बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगी और रियलिटी मज़ीद क्लैरिटी के साथ लोगों के सामने आएगी। रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी, टेक ऑल रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस। इसी तरह अगर हम ये कहें कि आपको प्रिकॉशंस को भी फॉलो करना है विद वुल्नरेबल पॉपुलेशन एंड स्टेक होल्डर्स। ये स्टेक होल्डर का वर्ड हमने यहाँ इसलिए आपको ज़रा हाईलाइट किया क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टेक होल्डर के ऊपर है, जिसमें हम आपको 60 के करीब स्टेक होल्डर्स रिसर्च के काउंट करवाएंगे और वो स्टेक होल्डर्स का भी रिसर्चर को पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रिसर्च एथिक्स में अगर हम ये देखें कि रिसर्च एथिक्स में और खाली एथिक्स में क्या फ़र्क है। हम अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो एथिक्स अपनाते हैं, दीज आर एक्चुअली दी मॉरल प्रिंसिपल्स। एथिक्स आर एक्चुअली मॉरल प्रिंसिपल्स जो कि हर बंदे को अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करनी है, फॉलो करने हैं। लेकिन इसमें उसको प्लेस और टाइम को नहीं देखना। इसमें प्लेस और टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। उसे अपनी लाइफ के हर हिस्से में हर वक्त इन कुछ एथिक्स को फॉलो करना है। बट रिसर्च एथिक्स से में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ प्लेस और टाइम इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च की जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं और जिस प्लेस में, जिस सोसाइटी में कर रहे हैं, उस सोसाइटी में आपने उसकी एथिक्स को फॉलो करना है और उस सोसाइटी में प्रिवेल नॉर्म्स को फॉलो करना है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस खाली एथिक्स या रिसर्च एथिक्स में यह है कि खाली एथिक्स में जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाते हैं वहाँ टाइम और प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो रिसर्च एथिक्स है उसमें टाइम और प्लेस इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको 34 रिसर्च एथिक्स बताएंगे जो कि एक रिसर्चर को फॉलो करने हैं। हम ये कहेंगे कि ये 34 एथिक्स आपको उम्मीद है कि किसी और जगह से इस तरह इकट्ठे नहीं मिलेंगे जिस तरह से हमने आपको इकट्ठे करके पेश किए हैं। रिसर्च एथिक्स में सबसे पहले उसको ऑनेस्टी का मुजाहरा करना है, उसको इंटेग्रिटी के साथ काम करना है, उसको कॉम्पिटेंस के साथ काम करना है। नंबर 3 उसको कॉम्पिटेंस दिखानी है। 4th में जस्टिस को उसने जस्टिस के प्रिंसिपल को सामने रखना है। उसने डिग्निटी, हर किसी की डिग्निटी को उसने सामने रखना है और नॉन मैनिपुलेंस एटीट्यूड को अपनाना है। नंबर 7 उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है। 8th उसको दूसरों को भी ऑटोनॉमी देनी है कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करें और उसको हर किसी के साथ। नंबर 9 रिस्पेक्ट के साथ पेश आना है। नंबर 10 उसको रूल्स को फॉलो करना है, जो रिसर्च के रूल्स हैं या किसी और सेक्टर की जिसकी वो रिसर्च कर रहा है उसके रूल्स हैं। उसे रेगुलेशंस को फॉलो करना है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है और राइट्स को फॉलो करना है।
नंबर 14 उसे फेयरनेस के साथ काम करना है, उससे क्लैरिटी लेकर आनी है कॉन्सेप्ट्स में या जो रिसर्च वो कर रहा है, और उसे नंबर 16 प्रोटेक्ट करना है जिन लोगों को उसने रिसर्च में इन्वॉल्व किया है उनके राइट्स को, और उनको उसे अपनी रिसर्च में नंबर 17 कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, प्राइवेसी रखनी है, और ट्रस्ट बिल्ड करना है नंबर 19 जो रिसर्च की उसकी कम्युनिटी है। नंबर 20 उसे अपने रिजल्ट्स को कंफर्म करना है, अगर क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा है, अगर क्वांटिटेटिव कर रहा है तो स्टैटिस्टिकली कंफर्म करना है। नंबर 21 उसे अवॉइड करना है लोडेड क्वेश्चन से, अगर वो इंटरव्यू को अपना रहा है उसे बायसनेस से बचना है, अपनी रिसर्च को बायसनेस से बचाना है, और अपनी सेल्फ रिफ्लेक्टिवनेस को अपने तक महदूद रखना है, उसको रिसर्च के ऊपर असरअंदाज नहीं होने देना। नंबर 24 उसे प्लेजरिज्म के जो कानून है कि उसको दूसरों की हुई रिसर्च को कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसके अपना काम करना है, अपने अल्फाज में उसको लिखना है। नंबर 25 उसे अवॉइड हार्म, 26 अवॉइड रिस्क, 27 अडॉप्ट प्रिकॉशंस। जब आप रिसर्च करते हैं तो हर रिसर्च में किसी ना किसी तरह की कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होती है, तो आपने अपनी हर तरह की प्रिकॉशंस अपने साथ अपनानी है। 28 कीप रिकॉर्ड, आपको अपनी रिसर्च का A to Z सारा रिकॉर्ड अपने तक रखना है ताकि कल को अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसे पेश कर सकें। आपको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, अगर आप किसी ऐसे फिनोमिना को स्टडी कर रहे हैं जो कि बेसिकली ह्यूमन सब्जेक्ट है, जिसके अंदर इंसान के जज्बात शामिल हैं, इंसान के तासुरात शामिल हैं, तो आपको ह्यूमन सब्जेक्ट में बहुत एहतियात से मुजाहरा करना है। किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को दिल ना दुखे, और किसी को वो रिसर्च बैड ना लगे, तो आपको इसमें बैलेंस क्रिएट करना है। तो अगर उसके एडवोकेट्स उस ह्यूमन सब्जेक्ट के एडवोकेट्स एक से ज़्यादा तरह की सोच रखते हैं और लोगों का आपस में इख्तलाफ मौजूद हो, तो ऐसे इख्तलाफ में आपने इख्तलाफ को बढ़ाना नहीं है, आपने बैलेंस करना है, न्यूट्रलाइज करना है उस इख्तलाफ को। उसके बाद है नंबर 30 फॉलो मॉरल प्रिंसिपल्स, आपको ऑडिट के लिए तैयार रहना है। ऑडिट आपका रिसर्च का किसी भी वक्त हो सकता है। बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं। यह नहीं है कि आप उठें और किसी भी फील्ड में रिसर्च करना शुरू कर दें और उसका आपको अलिफ से बे ना पता हो खुद पहले ही। इसी तरह नंबर 33 अंडरस्टैंडिंग सोशल वैल्यूज, जिस सोसाइटी को आप स्टडी कर रहे हैं उसकी सोशल वैल्यूज आपको पता हो कि ये लोग अगर ईद है या किसी की होली है या कोई और त्यौहार है तो उसको वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उन लोगों की वैल्यूज क्या है उस इवेंट्स के हवाले से, और आपका रिसर्च उससे रिलेट तो नहीं करता। और 34 आपको रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन करनी है, क्योंकि रिसर्च के साथ आप पब्लिकेशन करते हैं तो उसको भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है। तो ये थे हमारे 34 रिसर्च एथिक्स। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे स्टेक होल्डर्स क्या हैं। ये 60 स्टेक होल्डर्स हैं जो हमने मुख्तलिफ जगहों से तलाश किए हैं कि एक रिसर्चर के लिए या रिसर्च के स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं। आप अगला लेक्चर भी ज़रा गौर से सुने, 16 लेक्चर, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि रिसर्च के स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं। हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप लोगों का और हम बहुत खुश हैं कि आप लोग कमेंट्स में चीज़ें पूछ रहे हैं हमसे और हम आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।